नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे सभी लोग और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इसमें अंकित सर के में वीकली मॉक टेस्ट आता है, उसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हर संडे टू संडे इसमें वीकली मॉक टेस्ट आता है दोस्तों, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आज हम दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आज दोस्तों 9 जून हो चुकी, इसमें वीकली मॉक टेस्ट आया है दोस्तों संडे को। तो इसी में हम मैथ के 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक। उसके तुरंत बाद हम एसएससी जीडी 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए भी 20 क्वेश्चन मैथ के बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन होता है दोस्तों, इसी चैनल पर आपको मिलता रहता है दोस्तों। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं दोस्तों यूपी पुलिस में 150। टोटल टाइम कितना दिया जाता है दोस्तों 120 मिनट का। मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं दोस्तों 300 नंबर की। तो यहाँ से दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट को। तो टेस्ट को पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। तो आज का दोस्तों जो मॉक टेस्ट होगा दोस्तों कुछ अलग अंदाज में होगा दोस्तों। हम इस पर कॉपी पर लिख के आपको दोस्तों समझाएंगे एक एक अक्षर दोस्तों, ठीक। तो आपको समझ में अच्छा आएगा। ये प्रश्न है दोस्तों 151 का स्क्वायर इसमें दिया हुआ है, माइनस 149 का स्क्वायर का मान आपको बताना है। तो इस तरीके के सवालों में होता है कि एक बार जुड़ंतर और एक बार घटांतर का फॉर्मूला लगता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो 151 दिया है उसमें आपको वर्गांतर का फॉर्मूला लगा देना है। तो वर्गांतर का फॉर्मूला दोस्तों काफ़ी आसान फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं दोस्तों। तो 151 आपको यहाँ पर लिख लेना है, 151 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पर 149 लिखेंगे और कोष्टक को यहाँ पर बंद कर देंगे। एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे 151 माइनस 149, यहाँ पर 149 और कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक। यहाँ पर 151 है दोस्तों, ठीक। ये एक बना हुआ है। तो यहाँ पर 151 प्लस 149 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। तो 151 और 149 कितने होते हैं 300। तो 300 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर 151 में से 149 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर। तो 300 दूनी कितने होते हैं 600। तो 600 इसका राइट आंसर होगा ये दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक का है दोस्तों। इसमें यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय रुपए में ज्ञात करो दोस्तों। तो सी की आय रुपए में आपको पता करनी है। तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो हम निकालेंगे। ये दिया हुआ ए अनुपात बी, ठीक। ए अनुपात बी हम निकालेंगे सबसे पहले। तो कितना का है कि 30% कम का है, तो इसको हम 100 मान के चलेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। तो इनका रेशियो बन जाएगा 7:10 का ए और बी का बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम बी और सी का रेशियो बनाएंगे, बी और सी का रेशियो बनाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर बी और सी का रेशियो कैसे बनेगा। का है कि 137.5% अधिक है। तो जो 137.5% है, 137.5% हटेगा बटे 100 आएगा यहाँ पर, और एक ये दशमलव हटेगा, एक जीरो और आएगा। जब आप इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से जो मान आएगा, यहाँ से जो मान आएगा वो कितना आएगा 11/8 आ जाएगा यहाँ से। तो 11/8 जो है वो टोटल है दोस्तों, ठीक। इसमें 11 में 8 को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर वृद्धि का है। तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19। 19 रेशियो कितना हो जाएगा 19:8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये बी और सी का रेशियो बन जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या रेशियो बनाना है, ए बी सी तीनों का रेशियो बनाना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का रेशियो बनाना है। तो ए और बी का हमने बना लिया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप 7:10 का बना लिया था, ठीक। 7:10 का। बी और सी का हमने निकाल लिया था दोस्तों। बी सी का कितना निकाल दिया था 19:8 निकाल लिया था। तो 10 के सामने 10 भर देंगे और यहाँ पर 19 के सामने यहाँ पर 19 भर देंगे, ठीक। तो अब इसको कर लें, 19 सत्ते 133 होते हैं दोस्तों, ठीक। तो 133 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 190 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक। 80। अब जो का है उसको देख लेंगे सबसे पहले। फिर सवाल को आगे बढ़ाते हुए इसमें कहा यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो हमारे हिसाब से यहाँ कितना कम और अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर 57 कम और अधिक हो रहा है। तो 57 की वैल्यू कितनी की बराबर हो जाएगी 28,500 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 28,500। तो एक पार्ट की वैल्यू आपको पता कर लेनी है। तो 28,500 और ये भाग में कितना आ जाएगा 57, और जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या पूछा कि सी की आय रुपए में क्या होगी, यानी कि 80 पार्ट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर 80 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, यहाँ पर 80 का
मल्टीप्लाई हो जाए तो 57 से इसको काटेंगे सबसे पहले। तो 57 से इसको काटेंगे, पूरा 500 बार कट जाएगा दोस्तों। तो 500 आ जाएगा, और 500 का आपको 80 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×8 = 40 हो जाएगा, और ये 3 जीरो, तो 40,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी सी की जो आय है वो रुपए में कितनी हो जाएगी, 40,000 दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला तीसरा देख लेते हैं। 24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपात तथा 2.8 और 4.2 के बीच तृतीय अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मध्यानुपात का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूल ए बी, अंडर रूल के अंतर्गत ए भी होता है दोस्तों, क्योंकि ए दो पद दिए होते हैं, उन्हीं का आपको अंडर रूल के अंतर्गत मान रखना है दोस्तों। तो देख लेते हैं कितना दिया हुआ। पहले 24.2 दिया हुआ, तो उनका 24.2 लिख लेंगे यहाँ पर 24.2। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर बी का मान कितना दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है। तो इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कितना आएगा आप करके देख लें, 13.2 आ जाएगा दोस्तों। कितना, 13.2। ठीक, तो ये आप इसमें चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं इसको, 13.2। तो ये एक वैल्यू आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। अब इसमें कहा है कि तृतीय अनुपात का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, तृतीय अनुपात का होता है B² तो इस पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। जब दोनों की आप वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद अनुपात के बराबर रख देंगे। तो ये तृतीय अनुपात का सूत्र आपके सामने है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे दोस्तों। 2.8 का है, 4.2 का है। तो सबसे पहले इसमें वैल्यू आपको कौन सी रखनी है, 4.2। तो 4.2 बी की वैल्यू है इंटू 4.2, 4.2 करेंगे। फिर ए की वैल्यू कितनी दी है, 2.8 दी है, तो दशमलव से दशमलव एक कट जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इसको 14 से कटाएंगे। ठीक, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। ठीक, 2 से आप चाहे तो इसको कटा लें। ठीक, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो 21 तियाँ 63 यहाँ से आ जाएगा। ये दशमलव दोस्तों है, ये हटा नहीं है, तो यहाँ पर एक दशमलव भी लग जाएगा। तो ये यहाँ पर एक अनुपात ये बन गया, एक अनुपात ये बन गया। तो इन्हीं का सारा रेशियो पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं कितना, 13.2 अनुपात 6.3, 6.3। तो इसको कटाएंगे, सबसे पहले दशमलव से दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। अब इसको काट लें आप, किससे, 3 से काट लें। 3 दूनी 6 काटेंगे, 3 1 3, फिर आप इससे काटेंगे 3 12, फिर 3 12, तो 44/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं इसके बाद। ये प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 हम नंबर संख्या भी डाल देंगे। ABC कार्य को क्रम से 20, 35, 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन B और C ने कार्य पूरा होने से क्रम से 8 और 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें कहा है कि क्रम से 8 और 12 दिन पहले, यहाँ पर आपको बात पकड़नी है दोस्तों, तब इस प्रश्न को आप बहुत ही आसान बना के सॉल्व कर जाएंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं, 3 लोग दिए हुए हैं। कौन दिए, ए दिए हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ये कितने दिन लेता है, 20, ये 35, और ये कितने दिन लेता है, यानी 60 दिन लेता है। तो इनका आप एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इनका एलसीएम होता है 420। ठीक, तो इसमें 420 में 20 से आप डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी निकल आएगी, 21। इसकी 12 निकल आएगी और इसकी 7 निकल आएगी दोस्तों। तो ये इनकी क्षमता निकल आई एक एक करके। अब जो सवाल में कहा है वो देख लेते हैं। बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रम से 8 और 12 दिन पहले, बी ने कितने दिन पहले, 8 दिन पहले, सी ने कितने दिन पहले, 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक, तो इनकी क्षमता देख लेते हैं। बी की कितनी है, 12। अगर ये काम ना छोड़ते तो कितना काम और कर लेते दोस्तों। इसकी क्षमता कितनी है, 7 है, तो ये कितना काम और कर लेते। तो 12 × 96 कार्य ये और कर लेता अगर छोड़ के नहीं जाता। और ये कितना काम कर लेता, 12 × 84 ये कार्य और कर लेता। इन सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 0 एक हासिल, यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक, तो 180 कार्य ये और कर लेते, तो इसमें हम 180 और जोड़ देंगे दोस्तों, 180। तो जोड़ेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, पूरा 600 कार्य हो जाएगा। ठीक, आप जोड़ के देख सकते हैं। पर 0 8 2 10 को 0 हासिल 1 और 4 1 5 1 6, यहाँ पर 600 कार्य हो जाएगा। यही कहा, ये 600 जो कार्य है ये ABC तीनों कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देख लेते हैं तीनों की क्षमता है, आप जोड़ लें। 21, 12 और 7 आप जोड़ लें, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौको 60, तो 15 दिन लेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं इसके बाद। 2 रेलगाड़ियां दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयां क्रम से 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी
गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी। दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें सापेक्ष चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल तो जी कहा है कि समान दिशा में, यानी जी दोनों एक ही तरफ जा रही हैं दोस्तों, तो ये माइनस होंगी। ठीक, अगर ये विपरीत तरफ ऐसी ऐसी जाती तो यहाँ पर प्लस हो जाती इनकी चालें। ठीक, तो यहाँ पर 84 और माइनस कितना होगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे आप 42 को, तो 42 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 3 18, 6 7 42, तो 7 5 35/3 आ गया। 35 होगा दोस्तों। ठीक, 35/3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपने निकाल लिया। अब जो सवाल में आगे कहा है वो देख लेते हैं इसके बाद। यानी इसमें समय पूछा हुआ है, तो समय बराबर आपको फॉर्मूला पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी मीटर में दी है, इसीलिए हमने मीटर पर सेकंड में इसको निकाल लिया है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल हमने निकाल लिया दोस्तों। समय पता करना है। दूरी कितनी, एक बार 320 की दी है और एक बार कितनी दी है 380 की दी है, और बटे कितना करेंगे 35/3। तो जोड़ लेंगे 320 में 380 को जोड़ेंगे सबसे पहले, तो 700 आ जाएगा। 700 बटे यहाँ पर 35, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 35 दूनी 70 होंगे, यहाँ पर एक जीरो, तो 20 दूनी यानी 20 तियाँ होगा दोस्तों। यहाँ पर 3 है दोस्तों। ठीक, ये 3 है। ठीक, ऊपर 3 पहुँचेगा तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा। देखिए 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न अगले पर चलते हैं। एक पुस्तक की 8 प्रतियां एक वर्ष के अंत में देय एक निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती हैं, और उतनी ही धनराशि एक नकद भुगतान करके उसी पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती हैं। ब्याज दर का प्रतिशत कितना है, यानी इसमें आर की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो दर बराबर फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर अगर आपको पता है तो दर बराबर भी वहाँ से निकल आएगा दोस्तों। तो भाई आपसे पूछा हुआ यानी रेट कितना लगेगा, तो उसमें पुस्तक पहले लिखेंगे। पुस्तक के प्रति का मूल्य, पुस्तक के प्रति का मूल्य आपको कितना मान लेना है 100 रुपया मान लेना है। ठीक, तो इसमें कहा है कि एक वर्ष के अंत में देय निश्चित धनराशि खरीदी जा सकती है, उतनी ही धनराशि का नगद भुगतान करके उसी पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जाती हैं। ठीक, तो 10 खरीदी जाती हैं, तो 10 में कितने का गुणा करेंगे 100 का, ये कितना हो जाएगा 1000। और इससे पहले एक बात और कही थी कि पुस्तक की 8 प्रतियां और खरीदी जाती हैं। तो 10 में हम एक बार 8 यानी कि इसका मल्टीप्लाई 100 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800, और यहाँ पर 1000 हो जाएगा, एक जीरो और। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिला है 200 का, और किस पर मिला है 800 पर, इंटू 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 8 से इसको काटेंगे, 25 8 200, तो 25% इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा 25%। ठीक, अब प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं इसके बाद। प्रश्न नंबर 7, यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में किया होगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है। जब विकर्ण दिया होता है तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, विकर्ण का वर्ग, तो 1/2 इंटू विकर्ण का वर्ग, यानी विकर्ण 15 है तो 15 का वर्ग हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 15 का वर्ग 225, तो 2 में इसके भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 112.5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं इसके बाद। इसमें कहा है कि मंगलवार, सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, देखिए स्टोर एस कुछ ये रहा है दोस्तों, हमने यहाँ पर लकीर करके आपको बता दिया है कि कुल संख्या, और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्टोर पी पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, यानी कि पी पर बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या पी ये रहा है। तो इन्हीं का आपको योग करके और कंप्यूटरों की कुल संख्या का आपको अनुपात बताना है। तो देख लेते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे सामने दोस्तों यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एस के देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ पर एस, ठीक एस के देखेंगे, उसके बाद पी देखेंगे। तो एस में सबसे पहले मंगलवार प्लस सोमवार शॉर्टकट में दोस्तों। ठीक, फिर रविवार, तो इनके जो अंक दिए हुए हैं वो सामने लिख लेंगे। तो मंगलवार कितना दिया हुआ है 78, मंगलवार 78 दिया हुआ है। ठीक, मंगलवार में यहाँ पर देख सकते हैं ये 78 दिया हुआ है, ये नीचे। ठीक दोस्तों, इसमें इस खाने में ये 78 दिया हुआ है। प्लस सोमवार, तो सोमवार में 74 दिया हुआ है, तो सोमवार कहाँ है इसमें देख सकते हैं ये 74 दिया हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद में रविवार,
तो रविवार में कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। तो आप रविवार के नीचे जाएंगे और यहाँ पर 68 ये सामने ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। तो ये 68 इन सबका योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 220। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको एक एक अक्षर समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब इसके बाद में हम किसकी निकालेंगे, पी की। इसके बाद में निकालेंगे पी की। पी में भी दिया हुआ है क्या, मंगलवार दिया हुआ है, तो मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार प्लस गुरुवार, ठीक। तो मंगलवार में कितनी दी है, 49 दी है किसमें, पी में। मंगलवार में ये देखिए दोस्तों इसमें ये दिया हुआ है 49, ठीक। फिर बुधवार में कितना दिया हुआ है, बुधवार में 70 दिया हुआ, तो 70 लिख लेंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ है 70 कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद में गुरुवार में कितना दिया हुआ है, गुरुवार में 90 दिया हुआ है, तो 90 लिख लेंगे। इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 209। तो इन्हीं का आपको रेशियो बताना है, तो इनको काट लेंगे आसान तरीके से, तो इनको आ जाएगा 20:19। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। तो यही इनका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं इसके बाद। 9वां प्रश्न दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसमें कहा है कि कार्ड डी की तुलना में कार्ड सी से कितनी अधिक धनराशि खर्च हुई है। तो इसमें देख लेते हैं, ये कार्ड ये दिया हुआ है, यहाँ से लेकर सभी कार्ड के दोस्तों रंग दर्शाए गए हैं। तो आप पता कैसे कर पाएंगे कौन से सामने किन का रंग दिया है दोस्तों। तो ये यहाँ से आप यहाँ पर गौर करके देखें दोस्तों, सबके दिए हुए हैं। ए का दिया हुआ है, बी का, सी का, डी का और ई तक दिए हुए हैं, ठीक। और ये पूरा सर्कल कितने का होता है दोस्तों, पूरा 360 का होता है, आपको पता होगा, ठीक। तो इसी के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 3,60,000 रुपये हैं टोटल, ठीक। तो 3,60,000 यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, 3,60,000। अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर एक और तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ पर डी बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक। और सी बराबर कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसी के रंग के सामने आपको जाना है, जिस रंग के सामने उसकी वैल्यू दी है। तो डी के रंग के सामने आपको डी वाला यहाँ पर दिया हुआ, जो आपको 100 दिखाई दे रहा होगा, ठीक। डी वाला कुछ इस तरह से है, डी वाला यहाँ पर। और उसके बाद में सी वाला यहाँ पर कहाँ है, सी वाले में कितना है, 80 है। तो सी वाला कुछ इस तरह से है यहाँ पर, ठीक। ये दोनों, इन्हीं के दोनों के मान के ऊपर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि सवाल में कहा कि सी की और डी के बारे में बात करनी है, तो हमें यही पता करने है और के बारे में हम क्यों चर्चा करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसी के बारे में 3,60,000। और इसमें हम सबसे पहले 100 का निकालेंगे, डी की पहले निकालेंगे। उसमें कितना होता है, 360 होता है टोटल, तो बटे में 360, एक जीरो से एक जीरो, 360 से ये 360 खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना निकल आएगा, 1,00,000 निकल आएगा। 5 0, 2 3 4 और 5, ठीक। यहाँ से 1,00,000 निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद में हम 3,60,000 का ही 1 2 3 4 इसका हम कितना निकालेंगे, यानी कि इसमें सी वाला कितना दिया हुआ है, सी वाला दिया हुआ है 80। तो 80/360 करेंगे, 80/360, एक जीरो से एक जीरो, 300 यानी 36 से 36। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 80,000, ठीक। 80,000। तो यही पूछा हुआ कि ये इससे कितना अधिक है दोस्तों, ये 80,000 है और ये 1,00,000 है, तो कितना अधिक है, 20,000 दोस्तों। यहाँ से अधिक आ जाएगा, ठीक। 20,000 यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं इसके बाद। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। इसमें नए व्यक्ति का आपको वजन पता करना है, तो देख लेते हैं। तो 5 व्यक्ति का वजन आपको कुछ मान के चलना है। 5 व्यक्ति का औसत वजन हम कितना मान लेंगे, 5 का मान लेंगे हम, पी मान के चलेंगे, ठीक। 5 व्यक्तियों का पी मान लेंगे, ठीक। तो कुल वजन इस तरह से क्या हो जाएगा, कुल वजन कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा कुल वजन, ठीक। एक एक स्टेप आपको समझाते हुए चलते हैं, ठीक। तो नए व्यक्ति का कितना हो जाएगा, नए व्यक्ति का वजन हो जाएगा, आपको मानना है, क्यू मान के चलना है नए व्यक्ति का, ठीक। तो यहाँ पर हम समीकरण बना के आपको बताएंगे, 5p माइनस 150 प्लस क्यू बराबर 5। और p माइनस कितना कम हो रहा है, 3 किलोग्राम कम हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस में 3 किलोग्राम कम लिखेंगे। अब 5p लिखेंगे, माइनस का 150 ऐसा ही लिखेंगे, प्लस क्यू, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5p माइनस का 5 क्यू 15। तो इससे ये कट जाएगा, बराबर लगा हुआ है यहाँ पर इसलिए, ठीक। अब जो बचा हुआ है 150, और इसमें से माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, 135। तो 135 kg उसका वजन होगा। ये क्यू की वैल्यू आ गई, यानी हमने कितना माना हुआ था, नई व्यक्ति को क्यू माना हुआ था, तो क्यू की वैल्यू आ गई 135 किलोग्राम। तो ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। गेहूं की कीमत गेहूं की प्रति किलोग्राम की कीमत में 20% कमी के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं की प्रति
किलोग्राम मूल कीमत रुपए में कितनी थी। तो 20% इसमें दिया हुआ है, इसी को पकड़ के चलेंगे। तो 20%, इसकी आप फ्रैक्शन से करना चाहें तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, या 100 मान के करेंगे तो 100 से भी हो जाएगा। ठीक, तो 100 मान के करेंगे तो 20 की कमी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये हमारे हिसाब से कितना कम और अधिक मिल रहा है, 20 कम और अधिक मिल रहा है। और सवाल में कितना बता रहे हैं, 5 कम और अधिक, 5 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीद सकता है। ठीक, तो यहाँ से एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5/20 के बराबर हो जाएगी। तो 5 एकम 5, 5 को 20, यानी 1/4 आ गया। और 1/4 आ गया, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर कहा है कि 800 रुपये में, तो 800 यहाँ पर लिखेंगे। और 5 kg अधिक खरीद सकता है, तो 5 यहाँ पर बटे में लिख देंगे। अब चाहो इससे यही कटाएंगे, 4 दूनी 8, तो ये 200 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौको 20, तो 40। तो 40 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, रुपए में उसकी कीमत कितनी थी, 40। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं इसके बाद। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, यदि 8 है 514 दिया हुआ है, 6 भी 88 से विभाज्य है, तो इसमें बी पे पावर ए का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। 88 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या होता है, 88 को तोड़ेंगे 11 और 8 में तोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक, तो 8 का क्या होता है, अंतिम 3 डिजिट, यहाँ पर अंतिम 3 डिजिट में हम 8 का चेक करके देख लेंगे। यानी 4 दिया हुआ है, 6 दिया और बी दिया हुआ है, तो 8 से डिवाइड करके देखें, 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 6। तो बी की जगह पर हम क्या रखेंगे, संख्या कट जाएगी, तो 4 रखेंगे, पूरी पूरी कट जाएगी। 8 8 8 कितना होता है, 64, तो ये कट जाएगी। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई। हमें ए की वैल्यू पता करनी है, तभी हम ए की वैल्यू हम तब पता कर पाएंगे जब 11 का मल्टीपल देख लेंगे, यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखेंगे कितना है। 8 8 ए 514 दिया हुआ है और 6 बी दिया हुआ है। तो 8 का होता है वो एकांतर अंकों का योग करके देख लेते हैं, यही बहुत ही आसान रहता है दोस्तों। ठीक, और एकांतर अंक यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, ये और ये बचा हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 8 8 प्लस का 5, 8 प्लस का 5, इसके बाद में 5 के बाद 4, और 4 के बाद ये बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 4 निकाल ली है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं, ए दिया हुआ है तो ए लिख लेंगे, फिर ए के बाद में 1 दिया हुआ है तो 1 के बाद 6 दिया हुआ है, 6। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ के चलेंगे 21 हो जाएगा। 21 बराबर ए प्लस 6 और 1 7 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब ए की वैल्यू क्या रखें कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि एकांतर अंकों का योग कर लेंगे, या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे, 21 ऐसे ही। तो ए की जगह पर हम कितना रखें, 3 रख दें तो हो जाएगा 21 बराबर 7 3 10 हो जाएगा। तो जब आप 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11। तो ये कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाएगा या 0 आ जाए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितने निकल के आ गई, ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 3। तो पूछा क्या हुआ है, बी पे पावर ए, यानी कि 4 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 64। तो 64 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो प्रश्न नंबर अब 13 देख लेते हैं इसके बाद। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% 25% का लाभ कमाया हो, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत में क्या होगा। दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको हम समीकरण आपको बना के बता देंगे, तो आप सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो आपको पी मान लेना है उसका प्रतिशत। ठीक, तो पी इंटू कितना बढ़ जाता है, 65, तो हो जाएगा 165/100। ठीक, 165/100 और बराबर पी इंटू फिर कहता है 120/100, क्योंकि 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि लाभ कमाता है, तो 120/100। फिर कहता है 25%, तो 125/100 हो जाएगा। ठीक, और इंटू 100 प्लस क्यू, 100 प्लस क्यू और बटे 100। तो यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू पता करनी है, यहाँ से काट लेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, और आपको काट करके तो इनके यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10% आ जाएगी। तो 10% का राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हैं, इतना तो आपको बनता है दोस्तों सॉल्यूशन करना। आप प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ए बी सी के बीच 12,992 रुपये की राशि को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:15 और ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। तो बी और सी के हिस्सों के बीच अंतर जो है रुपए में कितना होगा। दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, 14 नंबर का। इसको देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर ए और सी का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, ए और सी का कितना दिया हुआ है, 4:15। ए आकर के आप लिख सकते हैं, यानी सी रेशियो ए भी बन सकता है, ये कितना 15:4 का बन सकता है। अब ए रेशियो बी हम निकालेंगे, ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। ठीक, 2:5। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें बी कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो 2 दूनी 4 रेशियो 10। ठीक, तो ये बन जाएगा।
ए और बी का। अब हमें तीनों का पता करना है, तो तीनों का पता करेंगे सी रेशियो ए रेशियो बी, ठीक। तो यहाँ पर सी का हमें पता चल जाएगा कितना था, 15 था। और उसके बाद ए देख लेते हैं, ए का हमने पता कर लिया था कितना था, 4 था। उसके बाद में बी का कितना है, 10 है। तो यही तीनों का निकल आया। अब जो कहा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ए और सी में कुछ कहा है, बी और सी के हिस्सों के बीच अंतर रुपए में कितना होगा। तो सबसे पहले रुपए ले लेंगे, कितने, 12,992 बटे अनुपाती योग आप कर लेंगे। अनुपाती योग इन सबका योग कर लेंगे, 15, 4 और 10 का योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, ठीक। 29 इंटू 5 की वैल्यू पूछी, क्योंकि उसमें अंतर पूछा हुआ है सी और कितने, बी और सी के हिस्से के बीच, यानी 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, ठीक। तो 29 से इसको काट लेंगे सबसे पहले, ठीक दोस्तों। 29 से इसको काटेंगे, तो 29 से इसको काटेंगे, पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों 448 बार। तो 448 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2240। 2240 का राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं इसके बाद। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों वायुयान से। तो इसमें 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसमें चाल दी है, कितनी दी है, चाल लिख लेंगे सबसे पहले, कितनी, 240। तो 240 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। तो 240 लिख लेंगे। फिर उसके बाद में कहा कि समय कितना दिया हुआ है, यानी टी की वैल्यू कितनी दी है, टी की वैल्यू कितनी दी है, 5 घंटे की दी है, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से दोस्तों हमें चाल पता चल चुकी है और समय पता चल चुका है। तो यहाँ से डी यानी दूरी निकालें, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये 240 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1200। तो 1200 इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, समय पता करना है, यानी चाल पता करनी है दोस्तों। उसकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 1200 की, और समय कितना है, समय जो है यहाँ पर 1/2/3, यानी 3 3 1 3, 3 और 2 5/3 हो जाएगा, यानी 5/3। ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे सबसे पहले, 5 दूनी 10, 10 बचा कितना, 2, तो 5 चौक 20, यानी कि 240 हो जाएगा। तो 240 में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 720। तो 720 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। हर एक क्वेश्चन पर दोस्तों वो नंबर पड़ा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट दोस्तों लेकर रख सकते हैं, बाद में आप नोट कर सकते हैं, ठीक। अब प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 9 वर्ष का साधारण ब्याज 45% के मूलधन के बराबर का है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या दर पता करनी है दोस्तों, देख लेते हैं हम। तो दर बराबर फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, आर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम दोस्तों। इस पर आपको वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना, 45 लिखेंगे, और 100 तो है, और एक बार आपको मूलधन 100 मान के चलना, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है दोस्तों, ठीक। और समय समय कितना है, 9 का दिया हुआ है, तो 9, 100 से 100 खत्म, 9 पर 45। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5%। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं इसके बाद। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः दिए हुए हैं, 7 सेंटीमीटर और 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, क्या होगा, ठीक। तो देख लेते हैं इसको। बेलन का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो 2πr/h बराबर किसके हो जाएगा, 70 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो पाई से यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, तो 2 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है, एच की वैल्यू कितनी है, 7 दी हुई है, तो 70 ऐसा ही लिख देंगे। 7 से ये कट जाएगा 10 बार, ठीक। तो यहाँ पर 5 से ये कट जाए, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2r और कोष्टक में h प्लस का r, ठीक। तो 2 इंटू आर की वैल्यू निकाली कितनी, 5, और h कितनी है, 7 प्लस r कितनी है, 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा ये, ठीक। 12 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 12 इंटू 10 12 दें 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि 120 इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। अब प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं इसके बाद। ये प्रश्न नंबर 18 है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और उनका मासा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो उनका लासा पा क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें कोई हम संख्याएं मान के चल लेते हैं, ए और बी कितना दिया हुआ है, 9:13 दिया हुआ है, ठीक। तो हमारे हिसाब से इनका लासा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोस्तों 1 होता है, ठीक। तो हमारे हिसाब से इनका मासा कितना है, 1 है।
और सवाल में कितना बता रहे हैं, 6 बता रहे हैं। और इनका लासा पूछे तो लासा ऐसी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 13 में कितना होते हैं, 117। तो 117 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 117 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा 702। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये प्रश्न नंबर कितना था, 18 नंबर का। यहाँ पर नंबर हमने डाल दिया दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं 19 इसके बाद। एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 3,000 रुपये में खरीदे। उनमें से 60 कप टूट गए और बेचे नहीं जा सकते हैं दोस्तों। वो ठीक टूट गए, वो कैसे बेचे जा सकते हैं। 20% लाभ लेने के लिए उसे शेष कपों को प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। इसमें कहा है एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप, 50 दर्जन कितने में बेचे हैं, 3,000 में बेचे हैं दोस्तों, ठीक। 3,000 रुपये में खरीदे हैं, ठीक। तो एक दर्जन कितने में खरीदा होता है, देख लेते हैं। 3,000 बटे 50, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 छक्का 3, यानी एक दर्जन जो उसने खरीदा होगा कितने में खरीदा होगा, 60 में खरीदा होगा, तो 60 रुपये में, ठीक। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं दोस्तों, इसका सोल्यूशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक। तो एक दर्जन उसमें कितने खरीदे हैं, 60 में खरीदे हैं, ठीक। अब उसमें कहा है कि 50 दर्जन कप 3,000 रुपये में खरीदी, 60 कप टूट जाते हैं दोस्तों, उसमें से 60 टूट भी जाते हैं। तो ये 60 रुपये में खरीदी, इसमें हम 12 का भाग लगा देंगे, क्योंकि एक दर्जन 12 के बराबर होता है दोस्तों। तो 12 से कटाएंगे 5, तो 5 आ जाएगा दोस्तों। तो पहले कितना था, 50 दर्जन था, तो उसमें से 5 इसमें माइनस करेंगे क्योंकि वो टूट गए थे दोस्तों। तो कितना बचेंगे, सही कितने बचेंगे, 45 बचेंगे, ठीक। तो इसी 45 पे जो होगा चर्चा वही होगी दोस्तों, ठीक। तो रुपये कितने हुए थे, 3,000, ठीक। इंटू फिर कितना कहा है कि 20% का लाभ, तो कितना हो जाएगा, 120, 120 बटे 100 हो जाएंगे। 120 बटे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हो जाएगा, बात नहीं है 36, यानी 360 आ जाएगा, ये 360 आ गया, ठीक। अब इसमें आप 45 का भाग भी लगा देंगे, तो 45 का भाग लगाएंगे, इसमें सबसे पहले किससे काटेंगे, 9 से 9 अपना 45 हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। यहाँ पर ये 72 बार कट जाएगा, ठीक। और ये 9 8 72, तो 80 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 80 रुपये, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, 80 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप काट के देख भी सकते हैं, ठीक। अब प्रश्न नंबर लास्ट है इसके बाद दोस्तों, ठीक। ये प्रश्न नंबर 20। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं। औसत से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों औसत से। तो 12वीं पारी का औसत आपको क्या लिख लेना है, औसत ए लिख लेना है दोस्तों, ठीक। 12वीं पारी का औसत कितना है, ए, ठीक। और उसके बाद में तो कुल औसत कितना हो जाएगा, कुल औसत कितना हो जाएगा, 12 ए हो जाएगा। कुल औसत हो जाएगा 12 ए, ठीक। अब इसके बाद में औसत में 5 की वृद्धि भी हो जाती है, ठीक। 5 की वृद्धि हो जाती तो प्लस में लिख लेंगे 5, ठीक। अब इसके बाद में 12 लिखेंगे, 12 प्लस 97 लिखेंगे, बराबर 13 लिखेंगे। 13वीं पारी के बारे में चर्चा होगी इसके बाद, 13वीं। और फिर ए प्लस की कितनी वृद्धि होती है, 5 की वृद्धि होती है, तो 5 लिख लेंगे। अब 12 ये ऐसा ही लिखे रहने देंगे, ठीक। प्लस 97 बराबर 13 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 13 और 13 पंचे 65 हो जाएगा, ठीक। 65, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना 97 में से 65 आपको माइनस कर लेने हैं, तो यहाँ पर 32 आ जाएगी, ठीक। 32। और 13वीं पारी के बाद कितना औसत बढ़ जाता है, यानी कि 5 बढ़ यानी 5 बढ़ जाता है, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा, 37। तो 37 ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिखाई दे रहा है आपको, बी में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। 20 के 20 करेक्ट जा रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप इसके बाद जो मॉक टेस्ट आया है 9 जून को दोस्तों, ठीक। 9 जून वाला SSC GD को पूछा गया दोस्तों, इसके बाद में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो दोस्तों हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए हैं दोस्तों। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो अगला जो मॉक टेस्ट आएगा वो SSC GD को आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।